हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी किए होंगे। यानी कि आप मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। और इसी के साथ स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान एकेडमी में। और मैं हूं एन शर्मा और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से साइंस पढ़ाता हूं कॉम्पिटिटिव लेवल का और इंग्लिश, और इसके अलावा मैं इस एकेडमी के माध्यम से आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिशियली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आज आप सभी को एसएससी में विज्ञान से रिलेटेड बार बार पूछे गए प्रश्नों को लेकर आया हूं। सो बिना वक्त को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, यानी ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी आपका है द्रव्यमान, और ऑप्शन आपका जो सी है वो है गति से, और ऑप्शन जो आपका डी है वो है ऊष्मा से। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको किसी एक ऑप्शन को चुनना है जो कि सही है, जो कि टेस्ला यूनिट से संबंधित है। तो फटाफट अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें इसका जवाब कमेंट कीजिए, और अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं कि टेस्ला यूनिट जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र यानी कि ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है। यानी कि अगर बात करें कि टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है तो चुंबकीय क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ आ गया है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यानी कि वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से आसानी से हम काट सकते हैं। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन ए है आपका सोडियम, ऑप्शन बी है आपका मरकरी, ऑप्शन सी है आपका कॉपर, एंड ऑप्शन डी है आपका आयरन। अब इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा जिसको आपको चुनना है। तो फटाफट अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सोडियम। और बात करें मरकरी, कॉपर और आयरन की, एक ऐसे धातु हैं जो जिन्हें आसानी से काटा नहीं जा सकता है, और सोडियम एक ऐसा धातु है जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसा कि डबल सब्सक्राइब दिया गया है। अब बढ़ते हैं हम आगे प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है आपका कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। यानी कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। आपको चार ऑप्शन मिलेंगे और चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है आपका सिल्वर, ऑप्शन बी है आपका लेड, ऑप्शन सी है आपका कॉपर, एंड ऑप्शन डी जो है आपका एल्यूमिनियम। अब इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। हमें फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि विद्युत का अगर सर्वोत्तम चालक की बात करें इन चारों में से तो ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं यानी कि सिल्वर इज द राइट आंसर। यानी कि सिल्वर जो है आपका विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब देखिए फिलहाल में अगर आप लेड, कॉपर, एल्युमिनियम की बात करें तो ये उतने खास चालक नहीं इतना कि सिल्वर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुला निकलने लगता है। यानी कि जब आप सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुला क्यों निकलता है, आखिर क्या कारण होता है, आखिरकार क्या ऐसा होता है उसमें जिसके कारण बुलबुला निकलने लगता है। ऑप्शन यहाँ पे चार आपको मिलेंगे। ऑप्शन ए है क्षार, ऑप्शन बी है आपका आम्ल, ऑप्शन सी है आपका उदासीन, या ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। यानी कि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुला निकलने लगता है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है। अगर आप जानते हैं इन चारों में से तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता चले कि आंसर सबसे पहले आप ही ने दिया था। और अगर नहीं पता है तो सुविधा के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुला निकलने लगता है क्योंकि इसमें क्षार होता है, क्योंकि क्षार होता है और क्षार के कारण ही आपका सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही बुलबुला निकलने लगता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द
राइट आंसर यानी कि क्षार। सो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस बनती है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, या ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आ गया है लिखकर हीलियम। अब आप इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा जो कि सही होगा और आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। अगर आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कमेंट कीजिए, और अगर आप नहीं जानते हैं तो सुविधा के लिए मैं बता दूं कि चूने में पानी जब हम मिलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सो ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख रहे होंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सो आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है। अक्सर आपने मेहंदी को देखा होगा लगाने से लाल हो जाता है, तो आखिरकार इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो लाल हो जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने फटाफट आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन ए है लासोन, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है आपका कार्बन, ऑप्शन नंबर डी है आपका आयरन। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसके कारण मेहंदी में उसका रंग लाल हो जाता है। सो आपको ऑप्शन जल्दी जल्दी ट्रिक करना है। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आप नहीं जानते हैं तो हम सुविधा के लिए आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं यानी कि लासोन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें मेहंदी को लाल कर देता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। यहाँ पे कुछ कणों के नाम दिए जाएंगे, इसमें से कोई एक ही कण ऐसा होगा जो अस्थायी होगा, जैसे ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी कण, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन, एंड ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो होगा न्यूट्रिनो। अब इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि सही होगा, यानी कि चारों में से ऐसा कोई एक ही कण है जो अस्थायी है। आपको झटपट अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे हमें पता चले कि आपने सबसे पहले आंसर दिया है। और अगर नहीं पता है तो सुविधा के लिए मैं बता दूं कि इन चारों में से न्यूट्रिनो यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है, यानी नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन प्रभावित होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया है प्रोटॉन, एंड ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो दिया है आपका उपयुक्त सभी। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन प्रभावित होता है। तो अगर आप जानते हैं तो इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि चारों में से एक ही ऑप्शन होगा जो सही होगा। और अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं आपको कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम कराते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रभावित होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक होता है क्योंकि आखिरकार पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ऑप्शन ए है उसका क्वथनांक उच्च होता है, ऑप्शन बी है उसका ध्रुवण आघूर्ण अधिक होता है, ऑप्शन सी है उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, या ऑप्शन डी है कि उसका कोई रंग नहीं होता है। यानी कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा जो सही होगा। और ध्यान से प्रश्न को पढ़ने के बाद अब हमें कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिए, और अगर आपको पता है तो ही कीजिए, अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक होता है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। यानी कि पानी के अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होने के कारण पानी आयनिक लवण का सुविलायक होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इसी कारण पानी आयनिक लवण का सुविलायक होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।